दक्षिण एशिया की राजनीति में एक ऐसी समस्या उभर रही है जो पूरे क्षेत्र की स्थिरता को हिला कर रख सकती है। यह समस्या है बलूचिस्तान का मुद्दा। दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते बलूचिस्तान सिर्फ एक भूभाग नहीं है, बल्कि वर्तमान में राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक खतरों का केंद्र बन चुका है। हाल ही में बलूच नेताओं की स्वतंत्रता की घोषणा और भारत तथा संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की मांग ने इस ज्वलंत मुद्दे को और भी गहराई हुई संघर्ष भूमि बना दिया है, जिससे न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा और राजनीतिक समीकरण दांव पर हैं। यह संकट अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक स्थिरता के लिए भी बड़ी चुनौती बन गया है। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हुए हम 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर तलाशेंगे। पहला, बलूचिस्तान का भू राजनीतिक महत्व क्या है? दूसरा, हालिया स्वतंत्रता घोषणा के निहितार्थ क्या हैं? और तीसरा प्रश्न है, भारत के लिए इस विवाद में कूटनीतिक एवं रणनीतिक चुनौतियां एवं अवसर कौन कौन से हैं? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। बलूचिस्तान की भौगोलिक स्थिति इसे अत्यंत रणनीतिक बनाती है। यह क्षेत्र पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान और अफगानिस्तान, पश्चिम में ईरान, दक्षिण में अरब सागर और पूर्व में पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से लगती हैं। इस क्षेत्र की खासियत यह है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की भरमार है, जिनमें तेल, गैस, कोयला और अन्य खनिज शामिल हैं। साथ ही बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है, जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का मुख्य हिस्सा है और सामरिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बलूचिस्तान इस गलियारे का मुख्य हिस्सा होने के कारण पाकिस्तान के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता पाकिस्तान के समग्र आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिए गंभीर खतरा मानी जाती है। वहीं बलूचिस्तान का इतिहास संघर्ष और उपेक्षा की गाथा है। यह क्षेत्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। सन 1839 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ अपनी पकड़ बनानी शुरू की। बलूचिस्तान कई छोटे छोटे रियासतों और जनजातियों में बंटा था, जिनमें कालात रियासत प्रमुख थी। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यह क्षेत्र रणनीतिक महत्व का केंद्र था। 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद बलूचिस्तान की राजनीतिक स्थिति और जटिल हो गई। कालात रियासत ने स्वतंत्रता की इच्छा जताई, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को सैन्य बल से अपने अधीन कर लिया। इसके बाद से बलूच जनता राजनीतिक उपेक्षा, आर्थिक शोषण और सांस्कृतिक दमन का शिकार होती रही। बलूच नेताओं और जनजातियों ने बार बार स्वायत्तता और संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग की, जिसे पाकिस्तान ने दमन से कुचला। लेकिन 1990 और 2000 के दशक में हुए अलगाववादी आंदोलन ने बलूचिस्तान को वैश्विक मंच पर ला दिया। लेकिन हिंसा और मानवाधिकार हननों ने इस समस्या को और गहरा कर दिया। हाल ही में बलूच नेताओं ने स्वतंत्रता की घोषणा कर भारत और विश्व से समर्थन की अपील की है, जिससे यह मुद्दा फिर से अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में आया है। उनका मानना है कि पाकिस्तान की केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र के संसाधनों का शोषण और स्थानीय जनता की आवाज को दबाया गया है। बलूचिस्तान में वर्षों से अलगाववादी आंदोलन जारी है, जिसमें कई बार हिंसक टकराव भी हुए हैं। मीर यार बलूच जैसे नेता स्वतंत्रता की मांग को लेकर सक्रिय रहे हैं। हाल ही में मीर यार बलूच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा की और भारत से इस नए राज्य के लिए दिल्ली में दूतावास खोलने की अपील की। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से शांति सेना भेजने और पाकिस्तानी सेना के बलूचिस्तान से हटने की भी मांग की। इसके बाद रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की घोषणा ने सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खूब हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के लिए यह एक गंभीर चुनौती बन गई है, क्योंकि यह देश की अखंडता और संप्रभुता पर चोट करती है। इस घोषणा से पहले से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध और भी बढ़ गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले में अलग अलग दृष्टिकोण रखता है। संयुक्त राष्ट्र ने शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपील की है, जबकि मानवाधिकार संगठनों ने बलूचिस्तान में हो रहे अधिकार हनन की रिपोर्टें जारी की हैं। चीन, जो इस क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को लेकर संवेदनशील है, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है। वहीं अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी बलूचिस्तान में स्थिति की स्थिरता महत्वपूर्ण है।
भारत के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा सुरक्षा, कूटनीति और रणनीति के संदर्भ में चुनौतीपूर्ण है। भारत हमेशा पाकिस्तान के आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप से बचता रहा है, लेकिन बलूचिस्तान के मानवाधिकार उल्लंघन और सुरक्षा खतरे की वजह से भारत की नीति में धीरे धीरे बदलाव नजर आ रहा है। जैसे कि वर्ष 2016 में स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। जानकारों के अनुसार भारत को चाहिए कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान की स्थिति को उजागर करे और पाकिस्तान पर दबाव बनाए। साथ ही भारत को अपनी सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाना होगा ताकि पाकिस्तान की ओर से आने वाले किसी भी अस्थिरता या आतंकवादी गतिविधि को रोका जा सके। भारत की कूटनीति को सूझबूझ से चलाना होगा ताकि क्षेत्रीय तनाव और बढ़ने से रोका जा सके। अंततः पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर बलूचिस्तान में शांति स्थापना और क्षेत्रीय विकास के लिए प्रभावी कदम उठाने होंगे। आगामी समय ही तय करेगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना भेजता है या नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि बलूचिस्तान का संघर्ष दक्षिण एशिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए एक गंभीर चुनौती साबित होगा। इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह इस मुद्दे को संतुलित और व्यापक दृष्टिकोण से देखें, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ साथ कूटनीतिक, राजनीतिक और मानवीय पहलुओं को भी बराबर महत्व दिया जाए। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कनाडा की राजनीति में अनीता आनंद का उदय एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वह देश की पहली हिंदू विदेश मंत्री हैं और भारतीय मूल की पहली महिला हैं जिन्होंने यह पद संभाला है। अनीता का जन्म 1967 में नोवा स्कोटिया में हुआ और उनके माता पिता तमिलनाडु और पंजाब से हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और क्वींस विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की और टोरंटो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रही हैं। राजनीति में आने के बाद अनीता ने सार्वजनिक सेवा, रक्षा और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व किया। कोविड-19 महामारी के दौरान टीकों की खरीद में उनकी भूमिका सराहनीय रही। भारत से उनके गहरे संबंध हैं जो उनके शपथ ग्रहण समारोह के समय भगवद गीता पर हाथ रखकर प्रकट हुए। अनीता आनंद की नियुक्ति से भारत और कनाडा के रिश्तों में मजबूती की उम्मीद है। साथ ही यह कनाडा की विविधता और समावेशन का प्रतीक भी है। भारत और तुर्की के बीच तनाव उस समय बढ़ गया जब तुर्की ने भारत पाकिस्तान के सशस्त्र संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को सैन्य समर्थन दिया। भारत के नागरिकों और व्यापारिक समुदाय ने इस समर्थन पर गहरा आक्रोश जताया और तुर्की के खिलाफ बहिष्कार की मांग उठी। इसके बावजूद तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यिप एर्दोगान ने पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन को दोहराया। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए भरोसा दिलाया कि तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा, चाहे अच्छे समय हो या बुरे। यह बयान तुर्की की पाकिस्तान के प्रति गहरी राजनीतिक और रणनीतिक मित्रता को दर्शाता है। एर्दोगान की इस ठोस प्रतिक्रिया ने भारत तुर्की संबंधों में और अधिक तनाव पैदा कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बार इस्तांबुल में होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता में शामिल नहीं होंगे। क्रेमलिन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इसके बजाय पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह वार्ता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ शांति स्थापना के प्रयासों के तहत आयोजित की जा रही है। पुतिन के न आने के फैसले से वार्ता की दिशा और परिणाम पर काफी चर्चा हो रही है। विशेषज्ञ इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि मेदिंस्की के नेतृत्व में वार्ता कितनी प्रभावी होगी और क्या रूस की आधिकारिक स्थिति में कोई बदलाव आएगा। इस बीच दोनों पक्ष संघर्ष विराम और शांति स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हाल की घटनाओं से स्पष्ट है कि समाधान तक पहुंचना आसान नहीं होगा। इस्तांबुल वार्ता से उम्मीद की जा रही है कि वे तनाव को कम करने और बातचीत के नए रास्ते खोलने में मदद करेंगी। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। बलूचिस्तान विवाद के भू राजनीतिक आयामों का विश्लेषण करें। भारत की संदर्भ में रणनीतिक प्राथमिकताओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।